अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी, पहले हम इसे ना स्पेसिफिक करते हैं। आपने कहा इतना तेज़ पढ़ाते हैं कि समझ नहीं आती, तो पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 लेक्चर से हम तेज़ पढ़ा रहे थे, फिर आपने उसे स्पेसिफिक किया नहीं कल तेज़ पढ़ा रहे थे। तो जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी प्रिसाइज दिया करें, उससे जो ना ओपिनियन बिल्डिंग होती है बाकी लोगों की, ठीक है ना जी। तो पहले तो आप ये कहें कि जी कल आपने ज़्यादा तेज़ पढ़ा दिया तो उसे स्लो पढ़ा दें, और फिर ज़्यादा अच्छा होता कि आप कल ही कह देते कि सर ये तेज़ तेज़ क्यों पढ़ा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा दें। क्या ख्याल है, ये बेहतर नहीं था? हाँ चले, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जी। आज टेस्ट की डिस्कशन थी, स्टार्ट हो गया, कोई नहीं कल कर लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के टेस्ट की डिस्कशन मंडे को रख लेते हैं, नो इश्यूज़। ये असल में ना कंसिस्टेंट लेक्चर है, जो केसी की वैल्यू है उससे रिलेट कर रहा है टॉपिक, तो हमारी कोशिश है हम इसे साथ ही कर लें। फाइन, चलिए। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आप इस पर कोई स्ट्रेस लगाते हैं, इफ ए स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए सिस्टम रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, स्ट्रेस लगा दिया आपने, तो जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो सिस्टम विल रीएडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इस स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करेगा। ये स्ट्रेस है क्या, क्या ये कोई पावर है, कोई फोर्स है? तो ऐसा नहीं है, ये कोई चेंज है। ये चेंज हो सकता है कंसंट्रेशन में, ये चेंज हो सकता है प्रेशर में, ये चेंज हो सकता है वॉल्यूम में, ये चेंज हो सकता है टेम्परेचर में, या फिर ये स्ट्रेस हो सकता है किसी कैटालिस्ट का एडिशन, यानी कि कैटालिस्ट डाल देंगे सिस्टम में या कैटालिस्ट रिमूव कर देंगे। तो ये 5 स्ट्रेस ऐसे हैं जो जब सिस्टम पर एट इक्विलिब्रियम लगाए जाते हैं तो सिस्टम रीएडजस्ट्स इटसेल्फ, सिस्टम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है और रीऑर्गेनाइज करता है टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इस तरह कोशिश करता है सिस्टम कि स्ट्रेस का असर कम से कम कर दे। अब किस स्ट्रेस का असर कैसे मिनिमाइज होता है, ये हमारा पास पेपर्स का भी और आने वाले पेपर्स का भी बड़ा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल एक पार्ट है, जो कि क्वेश्चंस में रिपीटेडली पूछा जा रहा है। मैं इस सब स्ट्रेस को डिवाइड कर रहा हूँ 3 हिस्सों में। नंबर 1 मैंने कह दिया इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नंबर 2 इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, नंबर 3 इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कैटालिस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है सीरियस, तो इसलिए मैं उसे अलग से रख रहा हूँ। तो अब स्ट्रेस मैं आपके सामने रखूँगा कि जी ये स्ट्रेस लगा है और उससे क्या नतीजा आएगा वो एक बारी मैं बता दूंगा, फिर एक अननोन एग्जांपल आपसे पूछ लेंगे। जब आप उसको हल कर सकेंगे तो इसका मतलब है कि आपको आइडिया क्लियर हो गया है। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ और रिएक्शन पर इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम देखना चाहते हैं। रिएक्शन ये है कि बिस्मथ क्लोराइड को अगर आप वाटर से मिलाते हैं तो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड बनता है और साथ 2 HCl बन जाते हैं। जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्लाउडी है या वाइट है, जबकि रिएक्टेंट जो है वो कलरलेस है। तो अगर आप इमेजिन करें कि जब ये रिएक्शन हो रहा है तो किस तरह इवेंट्स चल रहे होंगे, आपको पता लगेगा कि बिस्मथ क्लोराइड जो कि पानी में डालकर एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जब उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट मिल्की होगा, वाइट होगा, क्लाउडी होगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट भी हैं, प्रोडक्ट भी हैं। प्रोडक्ट की वजह से सॉल्यूशन आपको कैसा नज़र आ रहा होगा, क्लाउडी नज़र आ रहा होगा, वाइट नज़र आ रहा होगा, मिल्की नज़र आ रहा होगा। अब इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं Kc। इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसे क्या कहेंगे, Kc कह देंगे। इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब हम यहाँ पर पहला चेंज लेकर आ रहे हैं।
पहला चेंज आपने ये किया कि आपने रिएक्टेंट जो है वो ऐड कर दिया, रिएक्टेंट ऐड कर दिया, या दूसरा चेंज आप ये ले आएँ कि आप प्रोडक्ट रिमूव कर दें, रिएक्टेंट ऐड कर दें या प्रोडक्ट रिमूव कर दें। तो इससे क्या रिज़ल्ट आता है ये देखिए। अगर आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे, एज ए रूल ऑफ थंब, जनरल रूल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जिस साइड पर इक्विलिब्रियम पर आप कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, जैसे यहाँ मैंने रिएक्टेंट बिस्मुथ क्लोराइड या वाटर ऐड कर दिया, अगर आप रिएक्शन में एक साइड पर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो रिएक्शन उसके अपोजिंग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ जब मैं रिएक्टेंट ऐड करता हूँ तो इससे रिज़ल्ट क्या आता है, इससे रिज़ल्ट आता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाता है। ये बात पता लग गई जनाब। रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फाइन, बिल्कुल सही हो गई बात। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आपने रिएक्टेंट ऐड किया है तो रिएक्टेंट ऐड करने से इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्लाउडीनेस, मिल्की जो कलर था वो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी सही बात है। ये बिल्कुल सही हो गई बात, उस पर आते हैं। पहले ये बात पता लग गई कि ये क्लाउडी हो जाएगा, सॉल्यूशन ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और कही स्टूडेंट ने, वो ये कहा कि जब आप रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा। बिल्कुल सही हो गई जी बात। जब आप स्ट्रेस लगाते हैं, whenever a stress is applied to a system at equilibrium, system tries to readjust itself। वो हमने पहले ही कह दिया कि जब आप स्ट्रेस लगाएंगे यानी कि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, रिएक्टेंट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे या कोई और चेंज करेंगे, तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और सिस्टम उस वक्त तक अपनी असल हालत में आकर दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा जब तक कि वो सारे स्ट्रेस नलीफाई करने की कोशिश ना कर चुका हो। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ बीइंग डन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को कम कर रहा है और जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन ख़त्म होगा यानी कि दोबारा से इक्विलिब्रियम आएगा तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि प्रोडक्ट रिमूव करने से क्या होगा। अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करेंगे, सिस्टम में से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो चीज़ और बनना शुरू हो जाती है। तो जब आप प्रोडक्ट रिमूव करेंगे मज़ीद प्रोडक्ट बनेगा यानी कि अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये दोनों बातें अगर सबको क्लियर हैं तो मैं आगे चलता हूं जनाब। ऑपोजिट क्या हो सकता है, आप प्रोडक्ट ऐड कर दें या रिएक्टेंट रिमूव कर दें, यानी कि या तो आप इस साइड पर कोई चीज़ ऐड कर दें या इस साइड से कोई चीज़ रिमूव कर दें। अगर आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो जिस साइड पर आप रिएक्शन में कोई चीज़ ऐड करते हैं रिएक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। तो इस केस में कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप रिएक्टेंट रिमूव करेंगे तो मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन अगेन होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन मिक्सचर के कलर के बारे में क्या कहेंगे, क्या कलर डार्क होगा कि मिल्कीनेस कम हो जाएगी, क्लाउडीनेस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। ये बात जो हमने अभी सीखी इसे अब अप्लाई करने का टाइम आ गया और अप्लाई कर रहे हैं हम इस रिएक्शन पर, क्योंकि ये हमारी कल की बात है कि हाबर्स प्रोसेस पर इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस का असर बताना आपको आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यील्ड ऑफ अमोनिया को इंक्रीज़ करना है, नाइट्रोजन डिक्रीज़ कर दूं, हाइड्रोजन डिक्रीज़ कर दूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही डिक्रीज़ कर दूं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इंक्रीज़ कर दूं। कैसे यील्ड ऑफ अमोनिया ज़्यादा होगी, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा।
यील्ड ऑफ अमोनिया अगर इंक्रीज करनी है तो अमोनिया इज दी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन करना होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे हो सकता है, या तो रिएक्टेंट ऐड करके या प्रोडक्ट रिमूव करके। हमारे पास रिएक्टेंट के ही ऑप्शन हैं सारे, तो इनमें से जिसमें रिएक्टेंट ऐड हो रहे होंगे मैं उसे टिक कर दूंगा। तो यील्ड ऑफ अमोनिया बढ़ाने के लिए या तो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या दोनों ही को इंक्रीज किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई जी सबको? बोलो भाई, आगे चलते हैं। अब आ गया पहला स्ट्रेस हमारा क्लियर हो गया। सेकंड स्ट्रेस आ गया प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से पहले देख लीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हों, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया। दूसरा, अगर कभी सॉलिड्स हों या लिक्विड्स हों तो उनके अंदर भी देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, वहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का कोई असर नहीं आएगा। तीसरा, फॉर गैसेस सिर्फ गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट आता है, और गैसेस के लिए भी कब, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होते। क्या इफेक्ट आता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इफेक्ट हैं ये दो। अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और सिस्टम मूव्स इन दैट डायरेक्शन विद लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, चाहे फॉरवर्ड जाए चाहे रिवर्स जाए। मैं इसको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं यहां से, और फिर दूसरी बात आपसे पूछ लेंगे। मैं इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो अब नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड सिस्टम हैज टू मूव इन द डायरेक्शन विद लेसर नंबर ऑफ मोल्स। क्या रिएक्टेंट के मोल्स कम हैं या प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं? प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, तो यहां पर अमोनिया की कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कह सकते हैं यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीज कर गई। ओके जी, तो अब जरा ऑपोजिट आप बता दीजिए। प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम शुड इंक्रीज एंड रिएक्शन शुड मूव इन द डायरेक्शन विद ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप यहां पर प्रेशर कम करते तो किन चीजों की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती, किन चीजों की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती? नाइट्रोजन के बारे में बताएं। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, अमोनिया की कंसंट्रेशन केसी को क्या होगा? सेम रहेगा। याद रख लीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम और कैटालिस्ट, ये चार चीज़ें किसी भी के पर, यानी कि के सी पर या के पी पर या के डब्ल्यू पर या के ए पर या के बी पर या के एस पी पर कोई असर नहीं डालती। ये हमने प्रेप बुक में भी टेबल बना दिया और यहाँ भी बता दिया कि ये सब पैरामीटर्स इन सब के पर कोई असर नहीं डालते, सिर्फ टेम्परेचर का चेंज के पर असर डालता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के असर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन बस और है, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। हमने कहा कि गैसेस पर तो असर पड़ता है। एक बात और याद रखिए कि सॉलिड्स और लिक्विड्स प्रेशर चेंज से अफेक्ट नहीं होते, अलबत्ता जो फिजिकल इक्विलिब्रियम्स हैं, ये याद रख लीजिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम्स। फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ, दो आपके जहन में होंगे। एक आइस का मेल्ट होना और एक वाटर का वेपोराइज होना। ये दोनों में ना वाटर ही होता है, वाटर ही आइस है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। वाटर ही है जो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर ही है जो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर ही है जो वेपर्स फॉर्म में है। तो इस केस में हमें चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का इफेक्ट मिलेगा। और क्या इफेक्ट मिलेगा वो ये देखिए।
प्रेशर इंक्रीज करने से सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां वॉल्यूम कम होगा। एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, सोच कर बताना है इस इक्विलिब्रियम पर अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो क्या वेपर्स ज्यादा होंगे या लिक्विड वाटर ज्यादा होगा। जस्टिफाई भी करना है। लिक्विड क्यों ज्यादा होगा जी? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम वेपर्स का कम होता है कि लिक्विड का कम होता है? लिक्विड का कम होता है, तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वाटर जो है वो इंक्रीज करेगी। सारे लोग इससे एग्री करते हैं? अब जरा जी जी देखिए, मैंने कहा कि हमारे पास एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है जिसमें लिक्विड वाटर बॉयल हो रहा था। इमेजिन करें बॉयल हो रहा था और बॉयल होते हुए पानी के अंदर वाटर वेपर्स भी थे, वाटर भी था। आपने उसे प्रेशराइज कर दिया, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशराइज करते हैं। जब प्रेशराइज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब दोनों में से जिसका वॉल्यूम कम होगा वो चीज बन जाएगी। वेपर्स में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा। लिक्विड में मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, वॉल्यूम कम। तो फिर कौन फेवर होगा? लिक्विड वाटर। आप कहेंगे लिक्विड वाटर बन जाएगा। सही है जी बात। अब ये देखिए, इसमें भी बताएं कि अगर सॉलिड, बहुत मुश्किल सवाल है, शायद गलत हो जाए, कोई मसला नहीं, अगर गलत हो भी गया तो हम ठीक कर लेंगे। अगर यहां प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या सॉलिड वाटर बनेगा या लिक्विड वाटर बनेगा? सोच कर बताइए। लिक्विड क्यों बनेगा? हमने कहा था आइस इज लेस डेंस देन वाटर, हमने पढ़ा। और हमने कहा 9% मोर वॉल्यूम होता है आइस का, पढ़ा था जी। वॉल्यूम ज्यादा होता है आइस का, ठीक है भाई, वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम। अब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो सिस्टम किस तरफ जाएगा? जहां पर वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम किसका है? पानी का वॉल्यूम कम है, लिक्विड वाटर का। तो यहां पर लिक्विड वाटर अगेन फेवर हो जाएगा। सारे लोग मानते हैं जी इस बात को? चलिए, ये बात भी पता लग गई कि फिजिकल इक्विलिब्रियम पर असर हो सकता है। अच्छा, यहां पर जाते जाते यहां की बात, आज की बात हमारी इतनी ही थी। एक बात और याद रख लीजिए कि कई दफा फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे नहीं लिखा होगा कि जी रिएक्टेंट ऐड किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट रिमूव किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ऐसे नहीं लिखा होगा। बल्कि कैसे लिखा होगा? वो कहेगा कि प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड, ठीक है जी। या लिखा होगा अमोनिया इज फेवर्ड, अगर अमोनिया प्रोडक्ट है तो। वो HCl इज फेवर्ड, अगर HCl प्रोडक्ट है तो। और रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या लिखा होगा कि रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड, ऐसे भी लिख सकता है। तो कोई मसला नहीं है, अगर रिवर्स रिएक्शन हो रहा हो तो आपने कहना है रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा हो तो आपने कहना है प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड। ये बात भी पता लग गई। आखिरी बात पर चलें फिर। ऐसे भी कह सकता है, तीसरा अंदाज ये होगा एग्जामिनर जो इस्तेमाल करेगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। अगर रिएक्शन जो है ना उसमें प्रोडक्ट बन रहा हो ना तो वो कहेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। अगर प्रोडक्ट बन रहा होगा तो वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट भी कह सकता है। मतलब वही है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब वही है प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे होंगे। तो आप मेरी रहनुमाई ये कर दीजिए कि अगर रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड है, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की टर्म्स में आप इसे क्या कहेंगे? शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। फाइन जी। तो ये बात हमने देख ली। आज दो फैक्टर्स देख लिए। टेम्परेचर का फैक्टर थोड़ा डिटेल में डिस्कस होने वाला है। फिजिक्स की क्लास का टाइम भी आपका हुआ चाहता है तो वो इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कशन है, उसके बाद इंशाल्लाह इस चीज़ को भी लेकर चलेंगे। आज के हवाले से कोई सवाल है तो बता दीजिए।
चलिए छुट्टी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।